आज बात करते हैं तालिबान और अफगानिस्तान में चल रहे संकट की। पिछले दिनों भारत की अध्यक्षता में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में तालिबान की क्रूरता का मुद्दा जोर शोर से उठा था। उधर भारत, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी अपने लोगों को तालिबान से निकालने के लिए सैनिकों को भेजे जाने की बात कही है। इसके बाद से तालिबान के सुर बदलने शुरू हो गए हैं। तालिबानी प्रवक्ता मोहम्मद सोहेल शहीन ने शनिवार को एएनआई को दिए बयान में कहा कि भारत या किसी भी देश के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग नहीं होगा। तालिबान किसी को भी अफगानिस्तान की जमीन का प्रयोग करने की इजाजत नहीं देगा, फिर चाहे वो पड़ोसी राज्य ही क्यों ना हो। इसके साथ ही तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद सोहेल ने कहा कि तालिबान पहले भी यह बात कह चुका है कि अफगानिस्तान में अन्य देशों के दूतावासों और राजनयिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह तालिबान का वादा है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि हम पर पाकिस्तान से संबंध रखने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन यह जमीनी हकीकत नहीं है, यह एक राजनीतिक चाल है। अफगानिस्तान में भारत की भविष्य की परियोजनाओं पर भी तालिबान ने एएनआई से बातचीत की है। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए जो भी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, यहां जो भी विकास हुआ है, उसके लिए हम भारत के शुक्रगुजार हैं। उसने आगे कहा कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल और हमारे बीच बैठक की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। हालांकि उसने कहा कि शुक्रवार को हमने दोहा में एक बैठक की थी जिसमें भारतीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था। वहीं तालिबानी प्रवक्ता ने भारत को चेतावनी भी दी है। तालिबान ने कहा कि भारत की सेना अगर अफगानिस्तान में आती है तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अन्य देशों की सेनाएं भी अफगानिस्तान आई थीं, लेकिन उनका क्या हुआ ये भारत अच्छी तरीके से जानता है। वहीं दूसरी तरफ भारत, जर्मनी, कतर, तुर्की और कई अन्य देशों ने फिर से दोहराया है कि अफगानिस्तान में जबरन बंदूक के दम पर बनी किसी भी सरकार को वो मान्यता नहीं देंगे। साथ ही सभी ने युद्ध संकट में फंसे अफगानिस्तान में हिंसा और हमलों को तत्काल रोकने की अपील भी की है। दोहा में अफगानिस्तान पर दो अलग अलग बैठकों के बाद शुक्रवार को कतर की तरफ से बयान आया है। कतर की तरफ से कहा गया कि बैठकों में हिस्सा लेने वाले देशों ने अफगान शांति प्रक्रिया को सर्वोच्च महत्व का मुद्दा मानते हुए इसे तत्काल तेज किए जाने की जरूरत बताई है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहली बैठक 9 अगस्त को हुई, जिसमें चीन, उज्बेकिस्तान, अमेरिका, पाकिस्तान, ब्रिटेन, कतर, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी। जबकि 12 अगस्त को दूसरी बैठक में भारत, जर्मनी, नॉर्वे, कतर, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, कजाकिस्तान और तुर्की और तुर्कमेनिस्तान के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने एक सुर में कहा कि अगर अफगानिस्तान में जबरन सरकार बनी तो वो उसे मान्यता नहीं देंगे। Mr. Shaheen, we are seeing that Taliban is taking over more and more territories, and there is a lot of violence. How do you react to this, and why such violence is taking place? And do you condemn the violence? First, we are taking the prevention centers in districts in areas falling to us, but they are falling voluntarily to us. You can see the videos of hundreds and thousands security forces of the Kabul administration. They are coming to our side in joining us. That is true, but they are not because of violence. It is claimed violence or killing of innocent people being carried out by the Kabul administration. We condemn that. So that is not our policy. Why we should people all increase violence? अफगानिस्तान और तालिबान का संकट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और अब राजधानी काबुल पर निगाहें हैं तालिबान की।
महज कुछ ही किलोमीटर दूर वो बाकी रह गया है जहां पर अब तालिबान पूरी तरीके से कब्जा जमा सकता है। तमाम सीमाओं पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसे में जब अन्य देशों की सेनाओं की बात कही जा रही है तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि तालिबान जो है वो एक फ्लेक्सिबल और डिप्लोमेटिक अप्रोच दिखाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो वो भारत से कह रहा है कि भारत के लिए या किसी भी अन्य देश के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल वो खिलाफत में नहीं होने देंगे, यानी अफगानिस्तान की धरती से कोई भी इन देशों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियां अफगानिस्तान से नहीं चलने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो तमाम देशों को यह भी आगाह कर रहे हैं कि अन्य देशों की सेनाएं फिलहाल अफगानिस्तान आने के बारे में विचार न करें, क्योंकि जो कुछ भी बीते वर्षों में हुआ है, कई देशों की सेनाएं अफगानिस्तान आई लेकिन हार कर उनको जाना पड़ा है। अभी ताजा हालात में देखें तो अमेरिकी की सेनाओं ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया और उसके बाद से हालात जो है वो बेकाबू हो चुके हैं। एक लंबा ऑपरेशन, इससे पहले रूस का भी दखलंदाजी रही, तो लगातार अब जो स्थितियां हैं वो काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत ने बड़ा निवेश अफगानिस्तान में कर रखा है। करीब 9 बिलियन का वहां पर भारत ने निवेश कर रखा है। कई योजनाएं भारत की अफगानिस्तान की धरती से संचालित हो रही हैं, कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। और ऐसे में अब तालिबान का वर्चस्व अफगानिस्तान में बढ़ना और धीरे धीरे वो हो सकता है कि सरकार को भी पलट दें, खासकर उनके जो मंसूबे नजर आ रहे हैं वो इसी ओर ही इशारा कर रहे हैं। क्योंकि एक बार पहले भी तालिबान करीब 5 वर्ष तक सरकार चला चुका है वहां पर। अब अगर वो टेक ओवर कर लेता यहां पर, तो जो अन्य देशों के नागरिक रह रहे हैं, उनके जो राजनयिक हैं, जो उनके दूतावास बने हुए हैं, उनके लिए एक समस्या वाली स्थिति जरूर पैदा हो जाएगी। भले ही अभी तालिबान की तरफ से कहा जा रहा है कि किसी भी देश के दूतावास या राजनयिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन जिस तरीके की कट्टरपंथी सोच बीते वक्त में तालिबान की तरफ से आई है वो जरूर चिंता पैदा करती है। 1960 और 70 के दशक की बात करें तो बहुत नॉर्मल स्थिति में अफगानिस्तान रहा करता था, लेकिन जैसे जैसे तालिबान का यहाँ पर ग्राफ बढ़ता गया, तालिबान का वर्चस्व बढ़ता गया, तो धीरे धीरे कट्टरपंथी तत्व हावी होते गए और चीजें दुष्कर होने लगी। फिलहाल अभी जो संकट चल रहा है उसमें जो अफगान की सेना है वो लाचार नजर आ रही है। कई जगह पर सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और अफगानिस्तान की सरकार भी अब दबाव में नजर आ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार ने यह भी तालिबान को ऑफर दिया कि वो सत्ता में हिस्सेदारी ले लें। आप एक तरीके से देखें कि हमारे देश में जिस तरीके से गठबंधन के चुनाव होते हैं उसमें कई राजनीतिक पार्टियां मिलकर सरकार बना लेती हैं, गठबंधन की सरकार बनाती हैं, कुछ वैसे ही कवायद अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा की पेशकश की गई, जिसमें तालिबान को सरकार में हिस्सेदारी की बात कही गई। लेकिन फिलहाल तालिबान जो है वो अपने कट्टरपंथी जो उनके मंसूबे हैं उनको अमली जामा पहनाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक बड़े शहरों पर अब तालिबान कब्जा करता हुआ नजर आ रहा है और काबुल जो है वो महज कुछ ही किलोमीटर बाकी है। और जिस तरीके से वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में ऑपरेशन चला रहे हैं, उससे वो दिन दूर नहीं है कि शायद काबुल पर भी तालिबान का कब्जा हो जाए। लेकिन अब बात यह भी आ रही है, दबी जुबान से खबरें सामने आ रही हैं कि भारत की पक्ष जो है वो कतर में, दोहा में तालिबान के साथ जो टॉक्स चल रही हैं उसमें भी उन्होंने इंटरेस्ट जताया है। अब बात न्यूट्रलिटी की तरफ जा रही है कि अगर वहां पर तालिबान हावी होता है तो भारत के हित किस तरीके से सुरक्षित रह सकें, ये एक बड़ी बात होगी। इसी को लेकर ये तमाम प्रैक्टिसेस की जा रही हैं, सरकार की नजर है पूरे हालातों पर और इसी को लेकर अब तालिबान की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। साफ तौर पर कहा गया, भारत की परियोजनाओं को भी तालिबान ने सराहा और ये कहा कि जो भी संसाधन भारत या किसी अन्य देश ने अफगानिस्तान के लोगों को उपलब्ध कराए हैं उस पर कोई भी हमला या अटैक नहीं किया जाएगा। तो इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अलका सिंह न्यूज रूम से जुड़ गई है। अलका जी, जिस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबान का जो संकट चल रहा है, अगर पत्रकारीय नजरिए से देखें, पत्रकारिता की बात करें तो किस नजरिए से आप देखेंगे, किस तरीके से आप पेश करेंगे इस मौजूदा संकट को? बिल्कुल पवन, तालिबान की जो समस्या है वर्तमान समय में अफगानिस्तान में, ये आज की समस्या नहीं है। लगातार 2-3 दशकों से तालिबानी आतंक को एक तरीके से अफगानिस्तान झेल रहा है। इसकी एक बहुत लंबी कहानी है और हम आपको थोड़ा सा तालिबान के बारे में आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि उत्तरी पाकिस्तान के पश्तूनी विद्रोहों से ये तालिबानी सामने आए थे और ये 80 का दशक था जब सोवियत
संघ वापस जा रहा था अफगानिस्तान से, उस वक्त मुजाहिदीन और अलग छोटे छोटे संगठन जो थे वो अफगानिस्तान में काफ़ी आतंकी गतिविधियों में संलिप्त थे और लोग काफ़ी परेशान थे। उस वक्त अफगानिस्तान के लोगों ने तालिबान का तहे दिल से स्वागत किया था और लगातार तालिबानियों ने अफगानिस्तान के पहले उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कब्जा किया और उसके बाद पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। आपको बता दें कि 90 के दशक से लेकर 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान के सत्ता में शासन भी किया है और इसको सऊदी अरब, पाकिस्तान और यूएई की तरफ से समर्थन भी मिला हुआ था। और आपको सबसे पहले बता दें कि ये अफगानिस्तान में तालिबान का विरोध उस वक्त सामने आया जब 2001 में 11/9 में जुड़वा टावर पर आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिका ने तालिबानियों के खिलाफ मोर्चा खोला और अफगानिस्तान में अपनी सेना उतारी। उस वक्त से लगातार तालिबानियों और अमेरिकी सेना के बीच संघर्ष चला आ रहा है और लगातार जो अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना जो है वो अशरफ गनी की सरकार को समर्थन देती आई। एक तरीके से लोकतंत्र वहाँ पर स्थापित रहा, लेकिन एक बार फिर जो बाइडेन के वजह से अमेरिकी सेना वापस जा रही है। जो बाइडेन नहीं चाहते हैं कि अब अफगानिस्तान में और अमेरिकी सैनिक मारे जाएं, जिसकी वजह से अब लगातार अमेरिका की तरफ से अमेरिकी सैनिकों को तालिबान से निकाला जा रहा है, जिसकी वजह से एक बार फिर तालिबान अपने सर उठा रहा है। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान के उत्तरी पश्चिमी के 4 ज़िलों पर तालिबान ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। तो अलका, सिर्फ इसमें अगर बात की जाए तो हाँ। बिल्कुल पवन, जिस तरीके से लगातार तालिबान जो है वो अफगानिस्तान पर कब्जे करते जा रहा है, वहाँ की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। अलग अलग शहरों पे लगातार तालिबान की तरफ से कब्जा किया जा रहा है। आपको एक बात और बता दें कि अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट भी है सामरिक दृष्टि से, हिंदुस्तान के लिए भी और विश्व शांति के लिए भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि तालिबान की वजह से 26/11 हुआ और लगातार आतंकवाद जो है वो तालिबान की वजह से पोषित होता रहा है। और ये भी आरोप लगता रहा है कि तालिबान को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से समर्थन मिलता रहा है। जब 26/11 की जो घटना हुई थी, 26/9 की जो घटना हुई थी, उस वक्त ओसामा बिन लादेन मुखिया था तालिबान का और ये अफगानिस्तान से निकलकर वो पाकिस्तान में शरण ले लिया जब अमेरिकी सेनाओं ने अफगानिस्तान में दस्तक दी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं है और फिर लास्ट में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं मारा जाता। तो बनी रहिए। इसी विषय पर खास चर्चा के लिए बेहद खास 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से आलोक वत्स और रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अनिल जी और आलोक जी, आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। अनिल गौड़ जी, जिस तरीके से ये पूरा विवाद चल रहा है, भारत के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, भारत की बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाएं अफगानिस्तान में चल रही हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए पांडे जी, हिंदुस्तान अब ये एक उस स्थिति में पहुंचा है कि अब उसको एक कूटनीति के हिसाब से अपना एक डिसीजन लेना है कि क्या वो तालिबान के साथ अब बातचीत करे और तालिबान के साथ अपने रिश्ते उसके साथ बनाए। क्योंकि अब जो सीधा जाहिर हो रहा है, जिस हिसाब से अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया है बिना एक, मैं कहूंगा इवन अफगान फोर्सेस को बताए, वो रातों रात जिस हिसाब से भागा है, वो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है अफगानिस्तान में जिस हिसाब से वियतनाम में हुई थी। जब वियतनाम में जिस हिसाब से अमेरिका भागा था, उसी हिसाब से स्थिति दोबारा यहाँ पे अफगानिस्तान में हो गई और तालिबान अब सारा हावी हो गया हुआ है। अब अभी तक हिंदुस्तान डायरेक्ट टॉक्स नहीं कर रहा था तालिबान के साथ, क्योंकि वो कहता था कि तालिबान जो है एक आतंकी संगठन है और उसने कश्मीर घाटी के अंदर भी अपने पीछे जब ये मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी तो उसमें भी उनके कुछ फाइटर जो हैं वहां पे आए हुए हैं, तो इसलिए ये बातचीत उनसे नहीं कर रहे थे। पर अब स्थिति ऐसी बन रही है कि तालिबान जो है वो सारा अफगानिस्तान के ऊपर पूरा कब्जा कर रहा है। हो सकता है जब अभी हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ देर में ये भी खबर आ जाए कि काबुल के ऊपर भी कब्जा हो गया, क्योंकि अब एक वही एक जगह रह गई है जो सुरक्षित है। अब
हिंदुस्तान को मेरे हिसाब से जो तालिबान के साथ में अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है वो शुरू करनी चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो गई है। इनको जिस हिसाब से एक कूटनीति के हिसाब से कि दोनों तरफ से बातें करनी थी, वो अभी उसमें हम थोड़ा सा हमें देर हो गई है, पर इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान की छवि जो है वो अफगानिस्तान में बहुत अच्छी है और उनको पता है इन लोगों को कि हिंदुस्तान जो है वो वहां पे अभी बूट्स ऑन ग्राउंड, इसका मतलब अपनी फौज और या कोई ऐसा फौजी मददगार जो है वो नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की हिंदुस्तान को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए, हिंदुस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि कहीं वो दूसरी कंट्री के अंदर जाके, क्योंकि एक हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमें, जब हमने हमारी पीस कीपिंग फोर्स जो है श्रीलंका में भेजी थी तो क्या हाल हुआ उसमें। तो अब हिंदुस्तान नहीं चाहता ये कि जो छवि उसकी बनी हुई है अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसा मुल्क के हिसाब से कि वो डेवलपमेंट चाहता है, वो डेमोक्रेसी चाहता है, वो सबका हित चाहता है, उसके अंदर कोई खलल आए उस हिसाब से कि भाई अगर हम फौज भेज देंगे कि वो जाहिर है कि वो तालिबान के खिलाफ लड़ेगी, तो जब ये स्थिति हो जाएगी तो तालिबान जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। आपके पास आते हैं आलोक वत्स जी, ये कहा जा रहा है अब कि जो केंद्र सरकार है वो बैकडोर से अब तालिबान के साथ टॉक कर रही है, कितनी सच्चाई इन खबरों में? दूसरी बात, अब आपकी पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि बड़ा निवेश भारत सरकार ने अफगानिस्तान में किया हुआ है। भारत सरकार का बहुत स्पष्ट है। 3 दिन की कतर के राजधानी दोहा में जो बैठक हुई थी, जिसमें 12 देशों ने हिस्सा लिया था, और उसमें जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उसमें भारत का भी हस्ताक्षर है कि हम वहां शांति की स्थापना चाहते हैं, हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत वहां युद्ध विराम चाहते हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये आतंकी संगठन अब जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब, काबुल के बारे में कहा जा रहा था कि 1 महीने में कब्जा होगा, लेकिन अब जिस तरीके का हालात बन रहे हैं तो लगता है कि 2-4-5 दिन में कब्जा हो जाएगा। कोई है नहीं है। अफगानिस्तान टाइम्स ने भी अपने अखबार में बड़ी प्रमुखता से इस बात का जिक्र किया है कि पाकिस्तानी आर्मी भी इन द गार्ब ऑफ तालिबानी लड़ रहे हैं वहां पे। ISI का भी समर्थन है और उनके लिए धन की भी व्यवस्था कराई जा रही है और उनको राजनीतिक पटल पर मान्यता दिलाने के लिए भी पाकिस्तान पहल कर रहा है। तो इस तरह और UN, NATO, EU सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता दे और ह्यूमन राइट्स वायलेशन बंद करे। तो एक तरीके से पूरा विश्व इनके साथ अलग अलग हो गए हैं और इनके साथ वार्ता करना, कौन वार्ता के लिए तैयार है? लगातार वार्ता की बात हो रही है इतने संगठनों द्वारा, लेकिन ये किसी से वार्ता के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल ही, और जिस तरीके से वहां पर महिलाओं के साथ का बलात्कार किया जा रहा है, महिलाओं को जबरन शादी के लिए रजामंद किया जा रहा है, बच्चों की हत्याएं की जा रही है, इसमें खुला समर्थन अगर पूरे विश्व में किसी का है इसके साथ तो पाकिस्तान का है और किसी का नहीं। भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, हम तालिबान के साथ किसी भी मुद्दे पर उनके साथ सहमत नहीं। लेकिन आलोक जी, हमारे साथ हमारी सहयोगी जो है वो अलका सिंह न्यूज रूम से भी जुड़ी हुई हैं। अलका जी, आपके मन में कोई प्रश्न है वो आप भी कर सकती हैं। फिलहाल मेरा ये प्रश्न है कि जिस तालिबान की वजह से हमारे यहाँ प्लेन हाईजैक वाला कांड हुआ था, उसमें तालिबान का सहयोग शामिल था, क्या अब हम हमारे प्लेन को हाईजैक करने वालों से टेबल टॉक कर रहे हैं और जनता को, जो भारत की जनता है, उसको कैसे समझाएंगे? हमने इनसे कोई शांति वार्ता के लिए पहल नहीं किया, ना हमने इनसे कहा है कि आप हमसे वार्ता कीजिए। हमने तो इनको डायरेक्ट 12 देशों के साथ मिलकर इनको एक मैसेज भेजा है कि बंद करो जो वहाँ कर रहे हो, वहाँ लड़ाई बंद करो, वहाँ पर शांति की बहाल करो। वार्ता की कहाँ गुंजाइश है और वार्ता हो कहाँ रही है, किस लेवल पे हो रही है, मुझे इसकी जानकारी आपसे ही मिल रही है। हमारी तरफ से तो कोई वार्ता की बात नहीं हो रही है। हम तो बिल्कुल इनके खिलाफ खड़े हैं।
ठीक है, अलका कुछ कहना चाह रही है? कि वो तालिबान का समर्थन नहीं करते और जाहिर सी बात है हिंदुस्तान की नीति ऐसी रही है कि हम कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम लोकतंत्र के समर्थित देशों में से शामिल हैं। तो जिस तरीके से लगातार तालिबान अफगानिस्तान में हमले पे हमले किया जा रहा है, अफगानिस्तान से बार बार भारत से गुहार लगाई जा रही है कि मदद की जाए, तो क्या भारत सरकार अब इस बारे में सोच रही है कि भारतीय सेनाएं जो हैं वो अफगानिस्तान की जमीन पर उतरें? आलोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल नहीं मिल रही है, मैं इनको टेलीविजन पर सुन रहा हूँ। वो अलका जी ये पूछ रही हैं कि क्या भारत की सरकार भारतीय सेनाओं को अफगानिस्तान की धरती पर ऑपरेशनल रूप में उतार सकती है? देखिए, भारत सरकार क्या करेगी आगे, अगला कदम क्या होगा, इस पर अभी कुछ वक्तव्य देना ठीक नहीं है। लेकिन जब उच्च स्तरीय वार्ता होगी और ऐसी नौबत आएगी, सारे देश, पूरे विश्व के सारे देश इस पर एक मत होंगे और उसमें हमारी भी फौजें जाकर अगर वहाँ शांति की व्यवस्था बहाल करने में मददगार होगी तो जरूर जाएगी। लेकिन ये अकेला भारत का फैसला नहीं होगा। अब ये राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इस पर सारे बड़े बड़े देश, अभी आपने देखा कि अभी एक बैठक हुई थी जिसमें अमेरिका, रूस, जर्मनी, ईरान, तुर्किस्तान, सारे लोग वहाँ मौजूद थे और उनका एक ज्वाइंट स्टेटमेंट था कि हम इसके साथ नहीं खड़े हैं, हम इस तरीके का अगर आपने वहाँ पर कब्जा भी कर लिया तो हम आपको मान्यता नहीं देंगे और आप शांति के पालन कीजिए और आप अंतर्राष्ट्रीय लॉ के साथ आइए और ह्यूमन राइट वायलेशन पर तो स्पष्ट है भारत का संदेश, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जरूरत पड़ी सब लोगों के सहमति से मिलकर की वहाँ शांति बहाल के लिए अगर हमारी फौजें भी जानी चाहिए तो जरूर जाएगी, अवश्य जाएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना। अभी बैठकों का दौर जारी है जी। तो अनिल गौर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, हाँ अनिल गौर जी, अब जो भारत के सामने एक तरीके से देखा जाए तो आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला लग रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हमको डिप्लोमेसी को भी देखना है, हमने जो वहां पर भारी निवेश कर रखा है उसको भी देखना है, दूसरी तरफ जो हमारी इंटरनेशनल इमेज है उसको भी देखना है, क्योंकि दाग तालिबान पर हमारे कंधार प्लेन हाईजैक के भी हैं। पांडे जी, बात यह है कि देखिए, ऐसी कोई स्थिति नहीं है हिंदुस्तान के लिए कि आगे कुआं और पीछे खाई। हिंदुस्तान की स्थिति बड़ी क्लियर है जी। सबसे बड़ी चीज ये है कि हिंदुस्तान ने पहले भी कह चुके हैं, और जब ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन हुआ था जिसके अंदर उन्होंने ये जिस रेजोल्यूशन के तहत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और बाकी जो नेशन, ईयू नेशंस वगैरह हैं जिनकी फौजें गई थी, उसमें भारत की फौज नहीं गई थी। तो एक बड़ा क्लियर डिसीजन लिया था भारत ने कि भाई हम वहां पे अफगानिस्तान में बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे को ये नहीं लगता कि अभी जो है स्थिति कोई बदली है उसके अंदर, और ये हमारी सरकार कोई अलग उसके अंदर डिसीजन लेगी। क्योंकि देखिए, अगर भारत ने वहां पे बूट्स ऑन ग्राउंड डाले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये जो तालिबानी जो आतंकवादी हैं ये कश्मीर के अंदर सीधे सीधे आएंगे। आप देखिए, स्थिति ये बन गई है, इसको तालिबान को सिर्फ एक मुल्क ने कहा और वो चीन ने उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं, और चीन ही इसके पीछे है। चीन ही पाकिस्तान को भी कह रहा है कि आप इनको सहयोग करें। आर्म्स, एमिनेशन और पैसा जो है वो चीन का लग रहा है, और चीन ने इनको कह दिया हुआ है कि हम आपको मान्यता देंगे, आप इसके ऊपर कब्जा करें। और चीन ये कहकर सामने आ रहा है अनिल जी कि जो जिस तरीके का कोल्ड वॉर इस समय चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है, क्या अमेरिका को टैकल करने के लिए चीन ये एक और साजिश कर रहा है कि हम क्योंकि पहले आरोप तो ये भी लगे कि तालिबान को अमेरिका ने खड़ा किया। देखिए, आपकी बात यह पांडे जी, ये सही बात है कि तालिबान को बनाने वाला CIA है और पाकिस्तान ISI है। क्योंकि जब रशिया ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तब जो है CIA ने बहुत मदद की थी और CIA ने इनको ट्रेनिंग दी थी सब। ये तालिबान को खड़ा करने वाला जो है वो CIA और ISI है। ISI इनकी मां है, ये तो फैक्ट है।
पर दूसरी बात जो है ये है कि चीन का इसमें दखलंदाजी क्यों है। देखिए, चीन के लिए बहुत फायदेमंद है ये। अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो चीन जो है, देखिए चीन का जो पूरा बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, जो इसको एक पूरा पैसेज मिल जाता है सेंट्रल एशिया का। दूसरा अफगानिस्तान, हाँ, वन बेल्ट वन रोड का। और दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर इतने मिनरल डिपॉजिट्स हैं, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, इतने मिनरल डिपॉजिट्स हैं जो चीन अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज चीन जो है, देखिए चिप जो है, मैं जानना चाहूंगा इस पे, वन बेल्ट वन रोड की आपने बात की, जिसको कि उन्होंने जब मैप जारी किया था तो उसको जो पीओके वहां से दिखाया था, और पीओके तो हमारा है। तो अगर देखा जाए तो कश्मीर के लिहाज से ये कितनी बड़ी घटना है? देखिए, पीओके जो दिखाया उन्होंने, वो पीओके तो हमारी धरती है, एक्साई चीन भी हमारी धरती है। पर हमने जो अभी देखिए 47 के बाद से लेकर अभी तक उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है और क्या कर सकते हैं हम। अब हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हम पार्लियामेंट में भी हमने रेजोल्यूशन दे दिया कि जी हमारी है, पर आप देखिए जिस हिसाब से चीन अभी घुसा है लद्दाख के अंदर, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता तक नहीं लगा कि ये कार्रवाई होनी है। और उसका अभी आप देखिए, अब जो है, जो हम बफर जोन भी बना रहे हैं वो अपने इलाके में ही बना रहे हैं। तो हमें एक प्रैक्टिकल तरीके से सोचना पड़ेगा। अब ये जो भावनाएं हैं कि जी चीन, वो अक्साई चीन हमारा है, पीओके हमारा है, वो ठीक है, भावना ही भावना है। आप ना, तो जब आपके पास मौका था 71 की लड़ाई के अंदर, जब आपके पास मौका था तब आपने नहीं लिया। जब करगिल लड़ाई हुई तब आपके पास मौका था, तब आपने नहीं किया। आपके सामने एक तरीके से दोहरी चुनौती, न सिर्फ आपको कश्मीर बचाना है, कश्मीर पे जो स्थितियां हैं उसको सामान्य बनाए रखना है, बल्कि अफगानिस्तान में जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं और हमारा भारी इन्वेस्टमेंट हो रखा है उसको भी कंट्रोल करना है। देखिए पवन जी, अनिल गौड़ जी ने बात कही, उससे मैं सहमत हूं कि ये यहाँ पर जो आतंकवाद का बीज बोया गया वो CIA और पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। लेकिन चूंकि अभी रिश्ते तल्ख हो गए हैं अमेरिका और चीन में, तो चीन चाहता है कि वो यहाँ पर अंदर घुस के वन रोड वन मैप की चाहत ये वहां आगे आए। और अब हालांकि राजनीतिक पटल पर वो इसका विरोध कर रहा है। कतर की मीटिंग में चीन शामिल था, जहां ये संयुक्त बयान दिया गया कि हम इसके साथ नहीं है और वहां शांति वार्ता की बहाली हो, युद्ध विराम हो। उसमें चीन शामिल है। कब कायम रहा? लेकिन इनका कहना सही है कि चीन ने जो कहा वो आप तक कहा, वो किया कहां? फिलहाल घड़ी इतनी ही इजाजत दे रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ANB न्यूज से जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं उस पर पूरी नजर है ANB न्यूज की, और जो भी कोई इसमें डेवलपमेंट होता है उसको हम दिखाते रहेंगे।